नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इन दिनों कतर में फुटबॉल का विश्व कप चल रहा है। ईरान की टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हम देशभक्ति के तमाम पहलुओं को समझ सकते हैं। देशभक्ति एक तरफा नहीं होती कि आप जिस देश में पैदा होते हैं, जिसके नागरिक हैं, उसे हर हाल में प्यार ही करते रहेंगे। हर हाल का मतलब आप पर या आपके नागरिकों पर जुल्म होता रहे और आप प्यार करने का नाटक करते रहेंगे। उस जुल्म के खिलाफ बोलना भी देशभक्ति है। जब तक नागरिकों के पास अपने देश को सुंदर बनाने की कल्पना और उसकी अभिव्यक्ति नहीं बची रहेगी, तब तक वह देश उसके राष्ट्रगान या अन्य प्रतीकों में बचा नहीं रह सकता। जब आप हर तरह के गलत पर चुप रहने लगते हैं और राष्ट्रगान गाने लगते हैं, तब इस देशभक्ति में देश के प्रति प्रेम कम, नौटंकी ज्यादा हो सकती है, भय ज्यादा होता है। ईरान के खिलाड़ियों ने जो किया वह बताता है कि राज्य नागरिकों पर देशभक्ति थोप नहीं सकता। कभी कभी नागरिक भी राज्य से देशभक्ति की मांग कर सकते हैं। वह राज्य देशभक्त हो ही नहीं सकता जो अपने नागरिकों या उसके भीतर अलग अलग समुदायों या खासकर औरतों का सम्मान न देता हो। उसका विरोध करना भी उस देश से प्यार ही करना है जिसे एक दिन सभी के लिए बराबर होना ही है। तो हुआ यूं कि ईरान की टीम इंग्लैंड से मैच खेलने वाली थी। मैच 6-2 से हार गई, लेकिन हारी हुई टीम ने अपने लिए ही नहीं, दुनिया भर में चल रहे अन्याय के विरोध करने वालों का दिल जीत लिया। मैच से पहले जब ईरान का राष्ट्रगान बजा तो किसी खिलाड़ी ने नहीं गाया, चुप हो गए। उनके होठों ने गुनगुनाना बंद कर दिया। स्टेडियम का समा बदल गया। कोई उनके नहीं गाने के साथ हो गया तो कोई उनके नहीं गाने पर शोर करने लगा, मगर सभी खिलाड़ी अपने फैसले पर एक मत रहे, एकजुट रहे। स्टेडियम में ईरान का राष्ट्रगान महज एक गीत की तरह बजता रह गया, जिसे गाने वाला कोई नहीं था। कम से कम वही नहीं गा रहे थे जिन्हें गाना था और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। उनकी इस चुप्पी की आवाज ईरान में और दुनिया में देर तक गूंजती रहेगी। ऐसा कर उन्होंने अपने लिए सजा तय कर ली है, मगर उस सजा के खौफ से उन औरतों का साथ नहीं छोड़ा जो ईरान की सड़कों पर जबरन हिजाब पहनाने का विरोध कर रही हैं। ईरान की सरकार नागरिकों को चुप करा देना चाहती है, तो खिलाड़ियों ने भी चुप रहकर जता दिया कि जब बोलने की ही आजादी नहीं है, तब राष्ट्रगान गाने की आजादी का क्या मतलब है। जब चुप ही रहना है तो राष्ट्रगान के समय भी चुप रहा जाए। इन खबरों में ऐसा कुछ भले ना लिखा हो, ना दिखाया जा रहा हो, मगर इन्हें पढ़ते हुए, देखते हुए मैं ऐसा ही कुछ सोचने लग गया। विश्व कप फुटबॉल को अरबों लोग देखते हैं और अरब देशों के एक देश कतर में ईरान के खिलाड़ियों का यह प्रतिरोध हर देश में देखा गया होगा। हर देश में अपने समय और संदर्भ के हिसाब से गूंजता रह गया होगा। कोई ऐसा देश नहीं जो बड़े बड़े खिलाड़ियों और फिल्म स्टार से खाली हो। भारत में तो इनकी भरमार बहुत है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो नमक तेल के विज्ञापन की निष्ठा जीत जाती है। हर तरह के हिंसा, जुल्म, अन्याय पर हमारे फिल्म स्टार चुप रह जाते हैं। तो ऐसे फिल्म स्टार की कोशिश यही होगी कि ईरान के खिलाड़ियों के इस प्रतिरोध की बात कम हो, कम से कम उस अखबार में ना हो, उस चैनल में ना हो जिसे वे देखते हैं और पढ़ते हैं। 22 साल की कुर्द लड़की महासा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। महासा जबरन हिजाब पहनाए जाने का विरोध कर रही थी। ईरान में एक खास तबके की महिलाओं को हिजाब ना पहनने की छूट है, मगर यही कानून उसी तबके की तरफ से सारी महिलाओं पर थोपा जा रहा था। महासा अमीनी ने विरोध कर दिया। उसकी हत्या के बाद ईरान की तमाम महिलाएं सड़क पर आ गईं और जबरन हिजाब थोपे जाने के फैसले का विरोध करने लग गईं। इन्हीं महिलाओं के समर्थन में ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया है। जिस देश में स्त्रियों का सम्मान न हो, उस देश में सम्मान के नाम पर राष्ट्रगान गाना ही पड़े, यह नाटक से कम नहीं। खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि सम्मान तो है, मगर देश ऐसा भी बने जहां नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिले, राष्ट्रगान सबका हो और उस राष्ट्र में सब बराबर हों। ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार किया। इस घटना का महत्व और संदर्भ केवल ईरान से नहीं जुड़ा है। देश प्रेम आप किसी पर थोप नहीं सकते। यह वो प्रेम है जिसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है, फिर अपने आप आने लगता है। जिस देश में नागरिकों की हालत गुलाम की तरह हो जाए, उस देश के नागरिकों से कहा जाए कि राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा, तो यह उनके लिए किसी मृत्यु गान से कम नहीं, शोक गीत से कम नहीं।
ईरान के खिलाड़ियों ने अपने देश को यही संदेश भेजा। इन खिलाड़ियों का अपने देश की लड़कियों के हक में खड़ा होना भारत के उन पिताओं को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या किया। नितेश यादव कभी यह बात समझ नहीं सकेंगे जिन्होंने किसी से प्रेम करने पर अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आयुषी की मां ब्रिजबाला यादव कभी समझ ही नहीं सकेंगी कि ईरान के खिलाड़ियों ने क्या किया है, जिन्होंने अपनी ही बेटी की लाश सूटकेस में पैक कर कहीं फेंक दी। मुमकिन है नितेश यादव हमेशा राष्ट्रगान गाते रहे हों, मगर उनके मन में उनकी बेटी कभी उस राष्ट्र की नागरिक नहीं बनी। जागीर समझते रहे होंगे, इसलिए उसे मार दिया। इसलिए मेरी उलझन यही है कि भारत के वैसे पिता ईरान के खिलाड़ियों के प्रतिरोध को कैसे समझ रहे होंगे जो केवल प्रेम करने पर अपनी बेटी को गोली मार देते हैं, कुल्हाड़ी से काट देते हैं। वैसे पिता या परिवार के लोग तो बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे जो गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं। किसी आफताब अमीन पूनावाला को कैसे ये बात समझ आएगी जो अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दुनिया में औरतों की लड़ाई भूगोल के साथ बदल जाती है। मुमकिन है भारत की बेटियों की लड़ाई जबरन हिजाब थोपे जाने से अलग हो, इस बात को लेकर हो कि हमें गर्भ में मार देने से लेकर गर्भ से बाहर आने पर मार देने की सोच से बचा लिया जाए। उन मर्दों से बचा लिया जाए जो राष्ट्रगान तो ठीक से गाते हैं पूरे आदर के साथ, मगर हम लड़कियों का सम्मान नागरिकों की तरह नहीं करते। ऐसे मर्दों की दुनिया में औरतों को अधिकार संविधान नहीं देता है, उनका बाप देता है, भाई देता है, पति और प्रेमी देता है। भारत में नारी की पूजा होती है। औरतें इस झूठ को जानती हैं। हर औरत के बस की बात नहीं कि अपने लिए खड़ी हो जाए, इसलिए पूजा को सच मान लेती हैं। वैसे बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस दौर में राष्ट्रवाद हिंसा और दमन का हथियार बन जाए, किसी को चुप कराने का माध्यम बन जाए, उस दौर में ईरान के इन खिलाड़ियों के प्रतिरोध को ठीक से देखा जाना चाहिए। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान नहीं गाकर केवल औरतों का साथ नहीं दिया, बल्कि उन सभी का साथ दिया है जिन्हें राष्ट्रगान के नाम पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और चुप कराया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में, उन पश्चिमी देशों में भी जहां से ईरान की आलोचना हो रही है। आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि ईरान के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान न गाकर क्या किया। भारत में ऐसा करने पर क्या होता? क्या वो सारे लोग इन खिलाड़ियों को मारने के लिए दौड़ते जो भारत के सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के वक्त खड़े ना होने पर लोगों को मार रहे थे? ये सभी उन खबरों की कतरने हैं जो किसी साल दहशत पैदा करती थीं कि कब कौन पीट दिया जाएगा और इल्जाम लगा दिया जाएगा कि राष्ट्रगान नहीं गा रहा था, सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए इसका पीटा जाना सही है। आपको याद आया कि उस समय सिनेमा हॉल से लेकर स्कूल कॉलेजों में इस तरह की पहरेदारी होने लगी। जो नहीं गाता पकड़ा गया, जो खड़ा नहीं हुआ उसे मारा जाने लगा, देशद्रोही बताया जाने लगा। ऐसी खबरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी के बहाने उस समुदाय के लोगों की तलाश और निशानदेही की जा रही थी जिन्हें हर बात पर गद्दार साबित किया जाना था। इसलिए कहा कि ईरान की बात करेंगे तो बहुत कुछ याद आएगा, वहां से ज्यादा यहां का और दूसरे देशों का याद आएगा। यह खबर 21 अक्टूबर 2014 की है। मुंबई मिरर ने लिखा है कि सिनेमा हॉल में जब राष्ट्रगान बजा तो 31 साल के महक व्यास की महिला मित्र निकोल सोबोत्कर बैठी रह गईं। निकोल सोबोत्कर दक्षिण अफ्रीकी थीं। उनके बैठने की सजा महक व्यास को मिली, उन्हें गालियां दी गईं, मारा भी गया, जबकि व्यास राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए थे। महाराष्ट्र में जनवरी 2003 से ही नियम है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजेगा। 30 नवंबर 2015 की यह खबर बीबीसी में छपी है। एक वीडियो की बात है कि किसी मुस्लिम नौजवान को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि कथित रूप से वह नौजवान राष्ट्रगान नहीं गा रहा था। 20 अक्टूबर 2016 की यह खबर दक्कन क्रॉनिकल की है। गोवा में एक विकलांग लेखक को मारा गया क्योंकि राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं थे। 12 दिसंबर 2016 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह खबर चेन्नई से है। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय 3 लोग खड़े नहीं हुए, उन्हें मारा गया। 13 दिसंबर 2016 को केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप था कि ये राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं हुए। 14 दिसंबर 2016 की यह खबर फर्स्ट पोस्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 दिनों के भीतर 20 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉल में अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाया जाएगा।
22 दिसंबर 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है कि मुंबई में दंगल फिल्म चल रही थी। फिल्म के बाद 59 साल के अमलराज दसन कथित रूप से राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए तो उन्हें मारा गया। 2 अक्टूबर 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि गुवाहाटी में अरमान अली को मारा गया, आरोप लगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए। 17 अगस्त 2018 की यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है। यूपी के एक मदरसा में कथित रूप से राष्ट्रगान नहीं गाने पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इस साल मई में योगी सरकार ने मदरसा में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। हर दिन क्लास के पहले गाया जाता है। 29 नवंबर 2018 की यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। अलीगढ़ के स्कूल में राष्ट्रगान नहीं गाया गया तो जांच बिठा दी गई। आपको तो याद ही होगा कि 9 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभा रॉय की बेंच ने फैसला दिया कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजेगा। आदेश में यह भी लिखा था कि जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तब पर्दे पर तिरंगा की तस्वीर हो, सिनेमा हॉल के सारे दरवाजे बंद हो ताकि कोई बाहर ना जा सके और हॉल के भीतर सभी लोग खड़े हों। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि देश के सभी नागरिकों को यह एहसास हो कि वे एक देश में रहते हैं और उनके राष्ट्रगान के प्रति सम्मान व्यक्त करना उनका कर्तव्य है। यह एक अभिन्न राष्ट्रीय गुण है। इस फैसले से विकलांग लोगों पर मुसीबत आ गई, उन्हें उठने में दिक्कत हो गई और कुछ विकलांग लोगों को उठने में समय लगने लगा। तब तक उनकी पिटाई की खबरें भी छपने लगी। इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2017 में एक गाइडलाइन जारी की। पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस रिलीज के अनुसार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि विकलांग व्यक्ति किस तरह से राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करेंगे। और दिशा निर्देश में लिखा जाता है कि अगर किसी को कमर से नीचे लोकोमीटर विकलांगता है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है और खड़ा नहीं हो सकता है तो उसे राष्ट्रगान के समय अधिक से अधिक सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा। अगर कोई विकलांग क्रच का इस्तेमाल करता है तो उसे स्थिर होकर अधिक से अधिक सजग रहना होगा। अगर किसी को नहीं सुनने की विकलांगता है तो वह खड़ा होगा और सजग नजर आएगा, अलर्ट दिखेगा। पर्दे पर स्पष्ट सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, क्योंकि जो सुन नहीं सकता है उसे पता नहीं चलेगा। इसके लिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है या कम दिखाई देता है उसे राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। किसी को बौद्धिक विकलांगता है या उसे हाथ झटकाने, चिल्लाने या असामान्य रूप से शरीर को हिलाने डुलाने की समस्या है तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वे बेवजह ऐसे लोगों के साथ हंगामा ना करें, परेशान ना करें। विकलांग के साथ जो व्यक्ति होगा, सहायक होगा, उसे राष्ट्रगान के समय खड़ा रहना पड़ेगा। 2016 से 2018 के बीच भारत के सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त ना गाने या ना खड़े होने पर मारपीट की कई घटनाएं रिपोर्ट हुईं। आपने देखा कि विकलांगों के लिए कितने नियम बनाए गए और उन्हें भी राष्ट्रगान के समय सम्मान जाहिर करने से छूट नहीं दी गई। जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ बदलाव कर दिया। कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं होगा। 2016 का आदेश था कि मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए फिल्म शुरू होने से पहले सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजेगा। 2 साल बाद अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यह आदेश भी जस्टिस दीपक मिश्रा का है, जिन्होंने 2016 में आदेश दिया था। कहा गया कि सिनेमा हॉल पर निर्भर करेगा कि वह बजाना चाहता है या नहीं, लेकिन जब भी बजाया जाए तब सभी को खड़े होकर सम्मान जाहिर करना होगा। इसलिए ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने जब राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया तब फिर से भारत की घटनाओं पर लौटना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हम समझ सकें कि ईरान के खिलाड़ियों ने कितना बड़ा जोखिम मोल लिया है, मगर फिर भी अपने ही सहनागरिकों यानी औरतों के आंदोलन का साथ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान के खिलाड़ियों का यह प्रतिरोध कितना बड़ा है, भले ही इस प्रतिरोध को पश्चिम का एजेंडा बताया जाता हो। 5 दिसंबर 2017 को कई मंत्रालयों को मिलाकर एक समिति बनाई गई ताकि वो अध्ययन कर सके कि किन अवसरों पर, किन परिस्थितियों में राष्ट्रगान होगा और सम्मान जाहिर किया जाएगा। उस समय की खबरों के अनुसार 6 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी।
तब कोर्ट में सरकार ने ही कहा कि जब तक यह रिपोर्ट नहीं आ जाती, सिनेमा हॉल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान गाने के फैसले से राहत दी जा सकती है। यह वो दौर था और जब राष्ट्रगान के नाम पर किसी समुदाय को या सरकार के आलोचक को निशाना बनाया जा रहा था उस दौर में। लेकिन एनटीसीएए के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ होने लगा, राष्ट्रगान गाया जाने लगा, ताकि कोई आंदोलन करने वालों की देशभक्ति पर सवाल ना उठाए, क्योंकि तब और अब भी यही मतलब हो गया था कि जो आंदोलन कर रहा है वो गद्दार है, देशद्रोही है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India, into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, liberty, of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, of status, and of opportunity, and to promote among them all. संविधान की प्रस्तावना और भारत के मानचित्र के कटआउट कई जगहों पर लगा दिए गए। नागरिकता कानून के विरोध में होने वाले आंदोलनों में संविधान की प्रस्तावना का नियमित पाठ होने लगा। प्रस्तावना और राष्ट्रगान के जरिए आंदोलन में शामिल महिलाएं बताने लगीं कि भारत के प्रति निष्ठा अटूट है, उनकी लड़ाई भारत के भीतर उनकी जगह को लेकर है। अब देखिए, ईरान के फुटबॉल खिलाड़ी अपने देश की महिलाओं के आंदोलन के सम्मान में राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, मगर भारत में एनटीसीएए के समय महिला आंदोलनकारी देशद्रोह के आरोप से बचने के लिए राष्ट्रगान गाती हैं। इसी फर्क को समझना है। एक तीसरा पहलू और भी है। वहां नागरिकता कानून के विरोधी जमा हो गए। बेंगलुरु सेंट्रल के डीसीपी चेतन सिंह राठौर ने भीड़ को समझाया कि ऐसे में सुरक्षा मुश्किल है और कहने लगे कि मुझ पर भरोसा कीजिए। लोग भरोसा कर सकें, इसलिए पुलिस उपायुक्त ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। उनके साथ भीड़ भी गाने लगी। राष्ट्रगान पूरा होते ही भीड़ वापस लौट गई। पुलिस उपायुक्त की बात सबने मान ली। तो आपने देखा कि एक ही राष्ट्रगान है, वो आंदोलनकारियों का भी सहारा है, राज्य के प्रतिनिधि पुलिस अफसर का भी सहारा है, जिसकी एक नीति के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जब हम अपने सपनों का देश बनाते हैं तो उसकी लड़ाई भी उस राष्ट्रगान का सम्मान है, जो अपनी महान पंक्तियों में सबको एक नजर से देखता है और सब उसे एक नजर से देखते हैं। आपको याद होगा कि 2019 के नवंबर दिसंबर में नागरिकता कानून के विरोध में कितना बड़ा आंदोलन चला। सरकार के प्रतिनिधि भी कितने उग्र हो गए। आज 2 साल का वक्त हो चला है। कानून पास होने के बाद भी इसके लागू करने के नियम नहीं बने हैं। इस साल अक्टूबर में सरकार ने संसद की समिति से 7वीं बार एक्सटेंशन लिया है, क्योंकि वह कानून लागू करने के नियम नहीं बना पा रही है। 9 जनवरी 2023 तक के लिए यह एक्सटेंशन मिला है। राष्ट्रगान का एक और रूप है। अभी तक आपने देखा कैसे राज्य की संस्था, पुलिस के प्रतिनिधि इसे गाकर नागरिकों में अपने प्रति भरोसा पैदा करते हैं। अब आप एक और पहलू देखिए। इसी आंदोलन के दौरान पूर्वी दिल्ली में दंगा हो जाता है। उस समय एक वीडियो वायरल होता है। कहानी लंबी है, मगर धीरज के साथ सुनिएगा।
इस वीडियो में दावा किया गया कि पुलिस के जवान कथित रूप से फैजान को गाली दे रहे हैं, उसके मजहब को लेकर कथित रूप से गाली दे रहे हैं। पुलिस वाला फैजान को मार रहा है और राष्ट्रगान गाने के लिए कह रहा है। फैजान के साथ कुछ और नौजवान भी मार खा रहे हैं। फैजान को इतनी चोट लगी कि वह 26 फरवरी 2020 के दिन दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में दम तोड़ देता है। मीडिया रिपोर्ट में फैजान उत्तर पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी का रहने वाला बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस वाले फैजान से कह रहे थे कि भारत के प्रति निष्ठा है, इसे साबित करने के लिए राष्ट्रगान गाओ। 2 दिनों तक उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। अगस्त 2021 की इंडियन एक्सप्रेस में महेंद्र सिंह मनराल की एक खबर मिली है कि दिल्ली दंगों की जांच कर रहे विशेष दल ने 100 से अधिक पुलिस वालों का इंटरव्यू किया है। सभी के ड्यूटी चार्ट देखे गए हैं। 17 महीने के बाद भी 3 पुलिस वालों की पहचान की गई है। उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ। अखबार ने किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत के आधार पर यह खबर लिखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर फरवरी 2022 की है। लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि फैजान के मामले में जांच में कोताही बरती जा रही है। फैजान की मां किस्मतुन ने अदालत से मांग की कि उनके बेटे की मौत के मामले की एसआईटी जांच हो। इनकी वकील वृंदा ग्रोवर का कहना है कि पुलिस ने अवैध रूप से फैजान को हिरासत में रखा, चोट लगने के बाद भी सही से इलाज नहीं कराया, जिसके कारण वो मर गया। इस खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। 5 बच्चों को मारा गया था, 1 मर गया, 4 जिंदा हैं। क्या आपने उनसे शिनाख्त कराई है? यह तो हत्या का मामला है कि नहीं? अदालत के ये शब्द हैं। इस केस में आपने चश्मदीद का सहारा नहीं लिया है। आज तक पुलिस ने परवाह नहीं की कि किसी गवाह का बयान दर्ज हो। किस तरह की जांच आप कर रहे हैं? अदालत कहती है। अब यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के महेंद्र सिंह मनराल की ही है, जो जून 2022 की है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के 3 महीने बाद की। खबर कहती है कि फैजान को वीडियो क्लिप में देखा गया कि वह जमीन पर घायल पड़ा है, तड़प रहा है। पुलिस वाले वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने के लिए कह रहे हैं। 23 साल के फैजान की मौत के 2 साल से अधिक समय हो गए हैं। अब जाकर दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों को पकड़वाने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से लिखी गई है, इसलिए हम इस पर खास तौर से जोर दे रहे हैं और हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो तो सोचिए कि वीडियो में पुलिस वाले दिख रहे हैं, उनकी पहचान के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया जा रहा है। क्या ये लोग ड्यूटी पर नहीं जाते होंगे? इन्हें सैलरी नहीं मिलती होगी? खबर में लिखा है कि इस केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। एक्सप्रेस के अलावा यह खबर कुछ और जगहों पर भी छपी है। इस एपिसोड को दोबारा ध्यान से देखिएगा। सर्दी के दिन हैं, मगर सर्दी के कारण नहीं। जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है उनके कारण हड्डियों में सिहरन पैदा हो जाएगी। ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। उनके इस कदम की गूंज ईरान में भी होगी, लेकिन भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी। देश का सम्मान करना अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना है। हमारे हीरो गंजी अंडरवियर के विज्ञापन में ही महाबली नजर आते हैं, लेकिन जब किसी गलत के विरोध की बात होती है तो महाबली कंबल में छिप जाते हैं। ईरान की अभिनेत्री हेंगा में गजियानी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिख दिया है कि और कितने बच्चों, टीनेजर्स, युवाओं की हत्या करेंगे? इतना खून बहाना काफी नहीं। मुझे आपसे नफरत है, आपकी ऐतिहासिक छवि से भी। ये शायद मेरा आखिरी पोस्ट हो। अब से मुझे कुछ भी हो, मैं हमेशा आखिरी सांस तक ईरान के लोगों के साथ हूं। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 16 सितंबर को 22 साल की महासा अमीनी की मोरालिटी पुलिस की हिरासत में मौत के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तब भी जब ईरान पुलिस की कार्रवाई में अब तक 419 लोगों की मौत की खबर है, 15,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं। ईरान की फुटबॉल टीम के कई खिलाड़ियों ने ईरान की महिलाओं के समर्थन में सोशल मीडिया की प्रोफाइल से अपनी तस्वीरें हटा दी। प्रोफाइल की जगह खाली छोड़ दी गई। मीडिया रिपोर्ट है कि महिलाओं के आंदोलन का साथ देने वालों को वहां मृत्यु दंड दिया जा रहा है। ऐसे में यह कदम और भी साहसिक हो जाता है। 11 नवंबर की खबर है गार्डियन की। कुर्दिश कलाकार और गायक समन यासीन ने महिलाओं के आंदोलन का साथ दिया तो इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब मृत्यु दंड का खतरा मंडरा रहा है। 17 नवंबर की बीबीसी की खबर है कि ईश्वर के प्रति शत्रुता रखने के आरोप में 4 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। ये लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे।
इसके बाद भी आंदोलन थम नहीं रहा। हर दिन कोई ना कोई बड़ी हस्ती इसके समर्थन में सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ईरान सरकार से कहा है कि लोगों को मृत्यु दंड देना बंद करे। ऐसी खबरें छप रही हैं कि 1000 लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है जिन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। वहां के सांसद भी न्यायपालिका से मांग कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोचिए, सांसद भी जनता के खिलाफ हैं। ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान ना गाकर दुनिया को झकझोर दिया है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर राष्ट्र के नाम पर किए जा रहे जुल्मों से पर्दा हटा दिया है, वरना दुनिया धीरे धीरे इन खबरों को भूलने लगी थी। ग्लोबल विश्व में ग्लोबल होने का मतलब चीन का बना सामान जापान में बेचना नहीं, बल्कि हर मुल्क के नागरिकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। ग्लोबल नागरिक केवल उपभोक्ता नहीं होता है। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता मच्छरदानी ओढ़कर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में डेंगू मच्छर का बड़ा सा पुतला भी है। इनका कहना है कि राज्य में डेंगू के मामले काफी बढ़ गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। डेंगू कुछ केस में बहुत जानलेवा साबित हो रहा है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। याद रखना जरूरी है कि तमाम लड़ाइयों के साथ साथ हमें और आपको इन जानलेवा मच्छरों से भी लड़ना है। बच्चों की बीमारी खसरा यानी मीजल्स, जिसका देश में लगभग खात्मा होता दिख रहा था, अचानक तेजी से पांव पसार रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई की बस्तियों में एक हफ्ते में ही 3 गुना मामलों में तेजी है। अब तक 9 बच्चों की संदिग्ध मौत इस बीमारी से हो चुकी है। 2 साल तक टीके से दूरी या वायरस में कुछ बदलाव, कारणों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। तब तक कोरोना काल की तरह युद्ध स्तर पर टीम बनाकर घर घर जांच और टीकाकरण की रफ्तार तेज कर दी गई है। 10 साल के इस मासूम को करीब 15 दिन पहले बुखार आया, फिर शरीर पर दाने आए, मीजल्स होने की पुष्टि हुई और तब तक हालत इतनी बिगड़ गई कि बच्चा सांस लेने की तकलीफ के बाद लकवे का शिकार हुआ और अब मुंबई के स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर भर्ती है। वो साइड देखो, हेड को पूरा उस साइड देखो। वेरी गुड, इससे ज्यादा नहीं होता है। बताया जा रहा है कि बच्चे को खसरे का टीका नहीं लगा था। बुखार के बाद इलाज में भी थोड़ी देरी हुई। हम लोग समझे कि थोड़ा खुजलाहट है बदन में, वो खत्म हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग ने थोड़ा ये उतना एक्टिव हुए नहीं। उसके बाद रशेस खत्म हो गया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बुखार आया था। और कंडीशन आप देख ही रहे हैं कैसी है। से आप लोग से उम्मीद है, आप लोग से विनती है कि आप लोग अपने बच्चों का केयर करें और इस पे ध्यान दें कि ऐसा अगर कुछ सिम्टम्स आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, फौरन डॉक्टर्स के से संपर्क करें। इसी अस्पताल में 13 महीने का ये मासूम भी मीजल्स के कारण मंगलवार को भर्ती हुआ है। पिता बताते हैं टीका लगवाने में थोड़ी देरी हुई। तो 9 मंथ की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन हमने थोड़ा लेट कर दिया देने में। हमारे पास सरकारी लोग आए थे, लेकिन हमारे थोड़ा लेट हो गया। तो वो लेट के चक्कर में इनको मतलब बुखार ज्यादा हो गया और बुखार ज्यादा होने के चेहरे पे मतलब दाग वगैरह आ गए। 90% पेशेंट आर अनवैक्सीनेटेड, जिनको वैक्सीन नहीं मिला है। बीएमसी टाइप पेशेंट्स है, वो तो पूरे के पूरे जो स्लम एरिया लाइक गोवंडी एरिया से सबसे ज्यादा है। एंटॉप हिल एरिया से आ रहे हैं, कुछ कुर्ला के हैं, थोड़ा धारावी के पेशेंट्स हैं। पुअर हाइजीन की वजह से और एक ही ओवर क्राउडिंग की वजह से ये इन्फेक्शन एक्चुअली ड्रॉपलेट से फैलता है एक दूसरे को। कोरोना काल में बाकी बीमारियों के जरूरी टीकाकरण में दिखी कमी भी इस फैलाव का बड़ा कारण हो सकती है। ऐसे अंदेशे के बीच बस्तियों में युद्ध स्तर पर खसरा का टीकाकरण जारी है। बच्चे हंसते खेलते टीका लगवा लें, बीएमसी इसका ध्यान भी दे रही है। आपके बदन पे आपको लगता है कि मुझे ऐसे कुछ महसूस हो रहा दिख रहा है, तो आपको घर पे जाके अपने मम्मी पापा को दिखाना है। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि और बच्चे के साथ आपको नहीं खेलना है, ताकि आपकी बीमारी या उसकी बीमारी आपको हो जाए या आपकी बीमारी उसको चलिए। सही बात है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक वैक्सीन होती है, टीका, उसको सुई इंजेक्शन बोलते हैं। वो बीएमसी अस्पताल में जैसे भी सर आए, डॉक्टर सर आए, आपके गली में घर के बाहर ही ये कैंप लगा हुआ है। बीती रात मुंबई के गोवंडी में खसरा से करीब 1.5 साल की एक बच्ची की संदिग्ध मौत हो जाने से शहर में अब तक खसरा से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुंबई में इस समय 208 खसरा मरीजों का इलाज जारी है। मुंबई के अस्पतालों में मीजल्स के लिए फिलहाल 135 बेड हैं। करीब 70% ये बेड भरे हुए हैं। बीमारी से ग्रस्त 94 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 26 ऑक्सीजन बेड पर हैं और 1 वेंटिलेटर पर।
गोवंडी, कुर्ला, अंधेरी, प्रभादेवी, गोरेगांव, कांदिवली, भायखला, माटुंगा, भांडुप, चेंबूर, सांताक्रूज ऐसे तमाम इलाकों की झुग्गी बस्तियों में खसरा के मामले मिल रहे हैं। मुंबई में 3,208 संदिग्ध मामले हैं। बीते एक हफ्ते में संदिग्ध मामलों में करीब 200% की बढ़ोतरी दिखी है। लास्ट 1.5 to 2 मंथ से हमारे पास में इस तरीके के काफी बच्चे आ रहे हैं जो बीएमसी टाइप के बच्चे हैं। मतलब उनका विद रैश, विद फीवर स्पाइक, काफी कंडीशन खराब में आते हैं। बहुत तेज बुखार और रैश पूरे बॉडी पे। 7 से 8 महीने के बच्चे को ये स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। मतलब मीजल्स के पेशेंट हम लोग देखते हैं जनरली। ये 5 इयर्स के जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें बहुत कॉमनली रहता है। लेकिन अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एडोलेसेंट ग्रुप के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको 13-14 साल के, 15 साल के, जिनको हाई ग्रेड फीवर, पूरा मीजल्स के साथ में इन्फेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं। बट मोस्टली उनमें भी वही है कि जो मतलब इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है, एक डोज लिया है, सेकंड डोज नहीं लिया है, उस तरीके के पेशेंट्स में इस तरीके के सिम्टम्स पूरे दिख रहे हैं। क्या खसरे के वायरस में किसी तरह का बदलाव या म्यूटेशन हुआ है? मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में फैल रहे खसरे के प्रकोप को समझने के लिए इसके पॉजिटिव नमूनों का अध्ययन जारी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक लेने का समय आ गया है, आ ही जाता है। हर शो का समय तय होता है, उसके बाद ब्रेक आ जाता है। तो आज के लिए ब्रेक ले लीजिए, लौट कर आएंगे तो अनुराग द्वारी की रिपोर्ट पर बात करेंगे। 22 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब आधा दर्जन विभागों के मंत्रियों के साथ गौ कैबिनेट का गठन किया और एशिया के सबसे बड़े गौ अभयारण्य में इसकी मीटिंग की। दावा किया गया कि प्रदेश में गौवंश की दशा सुधारने के लिए कैबिनेट हर तरह के कदम उठाएगी। आज ठीक 2 साल बाद अनुराग द्वारी ने इसकी पड़ताल की तो मालूम हुआ कि लाखों की तादाद में गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहे हैं। जो गौशालाओं में हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए सरकार के अनुदान का इंतजार है, जो पिछले 8 महीने से नहीं मिला है। आर्थिक रूप से हमको जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और गायों की संख्या भी अधिक है। सबसे महंगा ये भूसे की, सबसे ज़्यादा समस्या है तो भूसे की समस्या। भूसा बहुत महंगा है इस टाइम पे। शासन से अनुदान कम मिलता है, समय पर नहीं मिलता है। छोटा सा परिसर है, छोटा सा परिसर के अंदर 900-1000 पशु आ नहीं पाते। उसके लिए शासन से मांग की हमने लगभग 10 एकड़ जमीन की। गाय की तस्करी करने वाला, गाय का व्यापार करने वाला, गाय को कटवाने वाला स्कॉर्पियो में घूम रहा और गाय चराने वाला, गाय गौशाला संचालन करने वाले के पास किराया नहीं है। वो गौशालाएं सभी कर्जे की ओर चल रही है। सड़क के बीच में, सड़क के किनारे, कूड़े के ढेर पर, दिन में या फिर रात में, मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आपको गाय दिखाई देगी। लाखों की तादाद में मौजूद गोवंश की सरकार कितनी फिक्र कर रही है, इसको देखने हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा पहुंचे। माधव गौशाला साल 1926 में बनी। यह गौशाला अपने 100 साल पूरे करने जा रही है। यहाँ 300 गाय की क्षमता है, मगर क्षमता से करीब 3 गुना यानी लगभग 900 गाय यहाँ मौजूद है। जिला मुख्यालय पर स्थित इस गौशाला में गायों को देखभाल के लिए भूसा, चारा, मजदूरी, बीमार गायों को इलाज के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं। अनुदान के नाम पर सरकार की तरफ से 20 रुपए प्रति गाय दिया जाता है, वो भी पिछले 8 महीने से नहीं मिला। राशि को लगभग नहीं मिला, साल भर करीबन हो गया है, पर वो पैसे समय समय पे 5-5, 6-6 महीने दूसरी गौशाला में जल्दी वितरित कर देते। हमारे गौशाला में अनुदान जो आता है, अनुदान राशि वो लेट आती है। अभी लगभग 1 साल भर से हमारे अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। पाचारुंटी गांव में श्री देव नारायण गौशाला है। 2019 में सरकार ने इसे बनाया। मार्च 2022 तक पंचायत ने चलाया। अब ईश्वर सिंह यादव इसे संभालते हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों से अनुदान नहीं मिला है। गायों का पेट भरने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया, 5 लाख का कर्ज हो गया। अब गौशाला छोड़ने का मन बना रहे हैं। हमने 1 अप्रैल 2022 से जब चल रहे तो अभी तक 1 रुपया भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया है। और अनुदान की राशि जो 20 रुपये प्रति गाय के हिसाब से मिलती है, उसमें गौशाला का पूरा मैनेजमेंट देखना है, यहाँ काम करने वाले वर्करों की सैलरी और भूसा, और उसमें कुछ 5-15% या 20% पैसे की खली भी खिलानी है। उस हिसाब से देखो तो भूसा ही 10 रुपये किलो मिल रहा है
तो 20 रुपए गाय से एक गाय 5 किलो खाए तो 50 रुपए का भूसा खा जाती है। इसी गांव में राधेश्याम विश्वकर्मा श्री सुदामा गौशाला का संचालन करते हैं। गौवंश की देखरेख स्वयं करते हैं। सरकारी अनुदान के लिए कई चिट्ठियां लिखने के बाद भी महीनों अनुदान का इंतजार करना पड़ा, सो गौशाला के खर्च को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से लगाकर आज दिनांक तक के जोड़े तो हम 43 महीने होते हैं, उसमें हमको मात्र 12 महीने की राशि बाकी मतलब मिली है। तो ये हमारे 31 महीने की, इस महीने को जोड़े तो 31 महीने की राशि बाकी सरकार की तरफ से चल रही, जो कि गौशालाएं कर्जे में है। मान लो मैं तो ये गोकास्ट बनाता हूँ या और अन्य प्रकार से मैं सक्षम हूँ तो मैं चला रहा हूँ, बाकी बहुत सारे गौसेवक ऐसे हैं, गौशाला चलाने वाले ऐसे जिनके पास किराए के पैसे नहीं। इन गायों में कुछ का रंग सफेद है, कुछ का काला और कुछ का कत्थई भी। सरकार मुट्ठी भर अनुदान के नाम पर सेवा का दावा तो करती है, मगर हकीकत आपके सामने है। सब लाइन से निकल जाएगी। मध्य प्रदेश में 1,87,00,000 से ज्यादा गौवंश हैं। राज्य में अभी 627 निजी, मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना से बनी 951 गौशालाएं हैं, जिनमें 2,55,000 से अधिक गायें हैं। इनके साल भर के खाने के लिए ही करीब 184 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। 1800 गौशाला और बनाने की योजना है। इस योजना की एक बानगी आगर मालवा में देखिए, जहां देश का पहला गौ अभयारण्य है। 2012 में मोहन भागवत ने इसका भूमि पूजन किया था। 2016 में काम पूरा हुआ। 2017 से यहाँ गौवंश रहने लगे, लेकिन 24 शेड और 6000 की क्षमता है गायों की। कुल 4000 गायें यहाँ पर है। 30 करोड़ का ढांचा यहाँ खड़ा हो गया, लेकिन प्लानिंग ऐसी अद्भुत कि 1 दिसंबर से एक स्वयंसेवी संस्था देश के पहले गौ अभयारण्य को चलाएगी। सियासत में अब गाय को खूब दुहा जाता है, फिर चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सब गाय का अपने अपने तरीके से सियासी इस्तेमाल करते हैं। असल फिक्र किसी को नहीं। अगर फिक्र होती तो गाय यूं सड़क पर न रहती और न ही कचरे के ढेर में अपना भोजन तलाशती। आगर मालवा से अपने सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।